फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीटली थेरोटिकल टॉपिक। देखो अभी क्या हुआ, हॉलबैक एंड लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और उन्होंने ये देखा कि भैया सर्टेन ऑब्जर्वेशंस देखे उन्होंने कि भाई आप जब फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड रखते हैं तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एमिशन होता है। उन्होंने देखा कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, मगर लाइट की इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। फिर उन्होंने देखा फ्रीक्वेंसी का असर है ना, करंट पे कोई असर नहीं पड़ता, बट वो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी पे उसका असर पड़ता है। अब और साथ ही साथ ये भी प्रोसेस देखा उन्होंने कि ये काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बट अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की गई। उस वक्त तक के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इतनी डेवलप नहीं थी, हाँ, मगर मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक टाइमलाइन अगर हम देखते हैं लाइट को रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड 1603 में अराउंड आया था न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन साहब ने बोला था लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं के फॉर्म में ट्रैवल करता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस्कल्स, मगर वो थ्योरी बहुत बुरी तरह फेल हुई क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस अराइज हो गए थे जो नहीं सॉल्व हो रहे थे। फिर आया था 2-3 साल के बाद, आई थिंक 3 साल के बाद, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना, जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं, वो थोड़ा सक्सेसफुल माने गई, बट उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए। फिर काफ़ी लोगों ने ये मान के चलने लगे कि लाइट जो है वेव है, मगर वो कौन सी वेव है ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में जब मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, वो तो मतलब ब्रेक थ्रू रहा बहुत बड़ा, क्योंकि उसने आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैलकुलेट करके दिया, बहुत सारी बातें कैलकुलेट करके दिया जो एकदम सही थी, एकदम सही साबित हुई। तो सब लोग ये मान के चल रहे थे भाई मैक्सवेल थ्योरी ऑफ जो है वही सही है एकदम, है ना। मगर थोड़ा कुछ साल के बाद फिर आगे जाके आया मैक्स प्लैंक थ्योरी, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, जिसने कहा था कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स फोटोन के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। वो आगे 1900 समथिंग में आया था वो। बट हम जब बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो जैसे मैंने कहा कि उस वक्त जोर किसका चल रहा था, आपके मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल थे उनका पूरा तरह से क्लियर जवाब दिया था। जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, अभी आपने पढ़े नहीं, अगर मैंने सीक्वेंस में लिया होता चैप्टर तो वो आपका हो गया होता। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्यों हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने बताया, और आपके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्यों हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से बताया, है ना। डायरेक्ट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इवन आगे कई सारे जो वेव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारे फिनोमिना को मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बड़ी बाखूबी से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा था कि एकदम सेटिस्फाइड एक्सप्लेनेशन आ जा रहा था। मगर उसी मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने की कोशिश की है। किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जिसमें आपने लाइट डाले, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हो गए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हो गए। तो अब इसी थ्योरी से इसको समझने की कोशिश की गई कि जैसे कि मैं कहूँगा, देखो भैया ये एक आपका मेटल सरफेस है जिसमें कई सारे छोटे 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 ये जो ब्लैक डॉट्स बता रहा हूँ मैं, इमेजिन करके चलो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मेटल सरफेस पे है। अब ऐसा है कि इसमें जब आप रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, है ना, लाइट रेडिएशन जब आप इसमें इंसिडेंट करेंगे, सबसे पहले ये लाइट रेडिएशन आएगी कैसे? देखो अब आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल की थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। कौन कौन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और ये दोनों के दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलरली वाइब्रेट होकर ट्रैवल करते हैं। मतलब कैसा कि अगर मैं कहूँगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये वाला राइट हैंड मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और लेफ्ट हैंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ऐसा ऐसा उसमें वाइब्रेट होकर ये दोनों आगे बढ़ते हैं, मिक्स होकर इस तरह से आगे बढ़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, किसको बढ़ा रहे हैं? लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो नोटिस में ये आता है कि इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब वाइब्रेट करना, जो ऑसिलेट कर रहे हैं ना, ये ऐसा, तो ये अब पहले यूं ऑसिलेट कर रहे होंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। डायग्रामेटिकली बता देते हैं आपको, चलो
कि मैं कहूँगा अगर ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था पहले, और मैं 3 डायमेंशनली बताना मुश्किल रहेगा, फिर भी बता देता हूँ, ऐसा कोशिश करता हूँ। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा है ना। अब जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो अब आप क्या देखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। आया समझ में? तो ये कब हो रहा है? जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यानी हायर द इंटेंसिटी हायर द एम्पलीट्यूड। अब जाहिर बात है भैया, देखो कैसा है, आप पानी की एक लहर को इमेजिन करो, शांति से एक पानी की लहर बहते जा रही है ना, जब उसमें ज़्यादा एनर्जी रहेंगी तो उसकी ऊंचाई कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी, है ना। तो ज़्यादा ऊंचाई पानी की लहर में मतलब उसके अंदर क्या है? ज़्यादा एनर्जी। तो अब ऐसा है, हमने ये सोचा कि जब आप इंसिडेंट करते हैं कोई भी लाइट जिसकी कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी, इसमें अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। तो भाई जब ये ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स जो है इन मेटल सरफेस में टकराती है ना, इन इलेक्ट्रॉन से वो अटैच होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो एनी हाउ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ही लेगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन तो एनी हाउ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ही लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है। यहाँ जो वेव्स आ रही है इसके पास वो एकदम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से, यानी कि हाई एनर्जी से आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन से अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कभी ना कभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही लेगा, उसको क्या लेना देना फ्रीक्वेंसी से, है ना। इसके पास एनर्जी ज़्यादा है कि नहीं है ना, रेड कलर की हो, ऑरेंज कलर की हो, है ना, एनर्जी तो है ना उसके पास। भाई बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को अपने आज़ाद करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो भैया वर्क फंक्शन बोलते हैं ना, आज़ाद करने के लिए जो एनर्जी लगती, तो बोले भैया आपको एनर्जी चाहिए ना, तो सामने वाला जो वेव आ रहा है तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो एनी हाउ ये इलेक्ट्रॉन तो उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर ही लेगा। फ्रीक्वेंसी का क्या लेना देना, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज़ होना नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी अगर मैं देखूं तो नो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज़ होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। मगर ये ऑब्जर्वेशन में हमेशा देखा गया कि नहीं, हर मेटल सरफेस की कोई ना कोई एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती ही है, उसके आगे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है ना। तो वेव थ्योरी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, नहीं हम तो बोलते ऐसा होता ही नहीं, है ना। हॉलबैक बोला अरे जाके देख, है ना, वो निकल ही नहीं रहा, मैं कितनी भी इंटेंसिटी, नहीं तेरा पुर्जा खराब होगा उसको देख फिर से ठीक कर, अरे फुल इंटेंसिटी है, अरे भैया आखिर नज़र नहीं आ रही, इतना रोशनी है, मगर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल ही नहीं रहा। तो मतलब भैया तुम इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लो, कितना भी एम्पलीट्यूड बढ़ा लो, है ना, हम क्या देख रहे हैं कि आपका अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद नहीं हो रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा, क्या रीज़न है इसके पीछे का? वेव थ्योरी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया था वेव थ्योरी से, जब ये कहा गया कि एक्सप्लेन करो ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। फिर एनर्जी को लेके हमने क्या पढ़े? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब ऐसा है कि मान लो हाई इंटेंसिटी का, मान लो कि आपने क्या करे, हाई इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट किया, मतलब उस वेव के पास क्या है? हाई एम्पलीट्यूड। हाई एम्पलीट्यूड मतलब क्या? हाई एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उसने जब बाहर निकला तो वो बाहर भी निकलना चाहिए था कैसे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, हाँ या ना। जब इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग आज़ाद कर रहे तो उसको क्या निकलना चाहिए था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलना चाहिए, है कि नहीं? तो भैया मगर ऐसा तो कुछ प्रोसेस हुआ ही नहीं। हमने तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ा के देखे, है ना, पूरा हमने कई बार एक्सपेरिमेंट करके, कई सालों तक एक्सपेरिमेंट करके देखे हमने, है ना। तो हमने क्या देखा, तुम इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाओ उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? जब वेव थ्योरी वालों से पूछे तो उसका जवाब नहीं दे पाए, तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे उसका जवाब नहीं दे पाए। अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन, अगेन वेव थ्योरी के कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो प्रोसेस है कि जो लाइट है ना आएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लाइट की वेव्स की, फिर अपने आप को आज़ाद करेगा, क्योंकि देखो लाइट क्या कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एनर्जी का फ्लो है वो,
है ना, तो आएगा और ये आके इलेक्ट्रॉन्स उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर आज़ाद करेगा। अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट इस प्रोसेस को घंटों लगना चाहिए, कई टाइम काफ़ी ज़्यादा वक्त लगना चाहिए, घंटों 2-3 घंटे तो कम से कम लग जाना चाहिए आज़ाद होने के लिए। मगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने क्या लिखा था आगे, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, यानी लाइट पढ़ते से ही इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद। तो भैया तुम तो कैलकुलेशन करके बता रहे हो कि ये प्रोसीजर लंबा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आराम से पहले, फिर अपने आप सफिशिएंट एनर्जी ग्रैब कर लेगा, फिर भागेगा निकलेगा आगे। मगर भैया ये तो हमारा प्रोसेस इंस्टेंटेनियस हो रहा है, ज़रा बताओ तो ये कैसे हुआ। तो ये 3 मेजर बातें ये बता नहीं पाया था, इसीलिए मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सॉरी मतलब वही मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी कहा जाता है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आया समझ में, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया। अब ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डाल के दे सकते हैं, ये जो आएंगे क्वेश्चंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन एंड रीजन टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, है ना। क्या 3 जो थे बात, पहली बात तो क्या हमने देखे कि हमने देखा कि भाई जब आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑफ हाई इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट हो ही जाना चाहिए विदाउट कंसिडरिंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हर फ्रीक्वेंसी पे एमिट हो जाना चाहिए। मगर ऐसा कुछ देखा गया क्या, नहीं। दूसरी बात, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तीसरी बात, ये प्रोसेस थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा है, एब्जॉर्प्शन में और एमिशन में टाइम लगता है, घंटों का टाइम लग जाता है, मगर ऐसा हुआ क्या, नहीं। तो ये 3 मेजर ड्रॉबैक्स थे जिसके तहत हम लोग कहेंगे दिस आर द फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे समझ में, बस ये पॉइंट इतना ही था थ्योरेटिकल। और कल हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे, है ना। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, समझ लो, आइदर इन बोर्ड और इन नीट।